So with me, Palak Tiwari there. Palak has got 760 in her CVT, followed by she has been allotted Miranda House with economics and mathematics for her graduation. So Palak, with this much introduction, rather taking much of the time, आप अपने बारे में बताओ व्यूअर्स को कि एग्जैक्टली अपने बारे में थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, और फिर अपनी बाकी की चीजों पर हम आते हैं. A brief about yourself. Sure, sir. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Already introduced by sir, my name is Palak Tiwari, and I have secured 760 marks out of 800, and I have been allotted Miranda House for my graduation in economics and mathematics. To begin with, I would like to go back a bit in time and tell about my stream and other various things. So in class 11th, I had opted for humanities with mathematics as my optional subject. So I had psychology, geography, economics, mathematics, English, and physical education as my subjects in class 12. I had cleared my board exam with the 96% marks, and later on I appeared in CUET, and then the rest of the processes as it is today. Thank you, sir. Palak, since the video is meant for educational purpose, Yes, और हम चाहते हैं कि जो भी ये वीडियो देखें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये वीडियो बनाने का ये है कि हम जो भी आने वाले 24, 25 और फर्दर CVT टेकर्स हैं, उनको CVT के बारे में भी एक बेहतर आइडिया हो जाए. तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता कि आप CVT के बारे में बताएं कि CVT आपके लिए CVT क्या है, क्या जानते हो आप CVT के बारे में, बिकॉज योर आंसर वुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि CVT क्या होता है, फॉर दोज हु डज नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट CVT. सो व्हाट इज CVT फॉर यू? Sir, CUET is that medium through which we can enter into some of the best colleges of Delhi University. 2 years back जो हमारा सिस्टम था वो ये था कि हम 12th में अच्छा परफॉर्म करते थे, फिर उसके बेसिस पे कट ऑफ्स रिलीज होते थे, एंड 99%, 99.5% द कट ऑफ्स वर रिलीज्ड बाय द कॉलेजेस, एंड हम अपना काउंसलिंग करवाते थे अपने क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे. बट अभी क्योंकि 2022 में ही ये फर्स्ट टाइम CUET हमारा एग्जाम हुआ, और ये इसीलिए हुआ ताकि ये जो हमारा मेरिट बेस्ड सिस्टम था बच्चों को कॉलेजेस अलॉट करने का इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसको हटा के CUET आया. सो CUET एक मीडियम था मेरे लिए टू गेट इनटू द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर आर्ट सब्जेक्ट्स. सो यही था सर मेरा. बाकी CUET न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी वरन आज अगर देखें तो 250 और उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो गया है. तो CUET क्यों आज, जबकि यूजुअली हम देखते हैं जिसको आज का क्राउड या अगर कहें तो ट्रेडिशनली कन्वेंशनली मेडिकल इंजीनियरिंग ये सारे कोर्सेज +2 के बाद एक बड़ा डिजायर्ड सा चॉइस होता है यूथ का, या कि कहें पेरेंट्स एस्पिरेशन भी कुछ ऐसा ही होता है. तो आपके लिए CUET या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना क्यों एक चॉइस बना? पलक, बड़ा इंट्यूटिव का क्वेश्चन है. यस सर, थैंक यू सर. सर मैं कहना चाहूंगी कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल जो है मेरे करियर को लेके वो सिविल सर्विसेज में जाना है. और यस सर, और अगर हम देखें तो हर साल ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जहाँ पे मुझे एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा कि मैं अपने इस गोल की तरफ और ज्यादा मोटिवेटेड रहूं, एंड एट द सेम टाइम मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स जो मैं अब ग्रेजुएशन में परस्यू करना चाहती थी, इनके लिए सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के. सो इसीलिए सर मेरा लाइक CUET वाज माय सोल एम एंड टू गेट इनटू द दिल्ली यूनिवर्सिटी. मेडिकल और इंजीनियरिंग क्यों नहीं? क्लास 10th में आपका ऑफ कोर्स जो भी स्कोर रहा हुआ आई मस्ट वी श्योर कि अच्छा रहा होगा, और मेडिकल इंजीनियरिंग एक बड़ा
एस्पिरेशनल चॉइस होता है अंडर सोशल प्रेशर या सोशल इन्फ्लुएंस, तो वहां से मेडिकल इंजीनियरिंग से बाहर कैसे आया? सर क्लास 10th में मेरा 97% था बोर्ड में ओके, रिजल्ट। एंड सीबीएसई बोर्ड? सो सर आई वाज फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड। अच्छा, आईसीएसई बोर्ड, फाइन फाइन। सो सर नेचुरली मेरा लाइक मैथ्स एंड साइंस इसमें भी मेरे अच्छे स्कोर्स थे, एंड एक इसमें भी था कि हाँ कर सकते हैं। बट उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल सिविल सर्विस परस्यू करने का था। एंड सिविल सर्विस का अगर हम बात करें तो उसमें जो सिलेबस होता है उसका 80% 90% पोर्शन इज आपका ह्यूमैनिटीज का पोर्शन। सो वो देखते हुए मुझे एक लगा कि मुझे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए, जो कि अगर आपका बेस स्ट्रांग हो तो आगे चल के आप उस पे और अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। मैं आपके सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आना चाहूंगी कि व्हाई नॉट इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। सर आई फील कि सिविल सर्विस मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे मैं एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी, उनकी हेल्प कर पाऊंगी, एंड ऑब्वियसली दैट नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल टू कम आउट ऑफ देयर मिजरीज, टू कम आउट ऑफ देयर पेन्स, दैट मोटिवेट्स मी टुवर्ड्स सिविल सर्विस। सो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहिए, ना कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन में, जो कि मेरा जो एक काम है उसको थोड़ा नैरो कर देगा, थोड़े कम लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी। सिविल सर्विस मुझे वो मीडियम देता है जिसमें मैं एक ज्यादा लोगों को तक पहुंच के उनकी लाइफ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। ओके ओके। सिविल सर्विसेज ऑफ कोर्स आपको एक बड़ा इकोसिस्टम का पार्ट बनाता है, जहां पर आप बहुत रिसोर्स रिच हो जाते हो लोगों के लाइफ के एलिमेंट ऑफ चेंज फैक्टर बनने में। ऑफ कोर्स मैं कहूंगा कि एलिमेंट ऑफ चेंज फैक्टर बनाता है यूपीएससी, लेकिन बड़े अर्ली एज में आपने अपने, यूजुअली हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद लोग अपनी इन चीजों को डिसाइड कर पाते हैं। इतने अर्ली एज में ये डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या रहे जो आपको सिविल सर्विसेज की तरफ मोटिवेट कर पाए? बड़ा अर्ली एज लग रहा है मुझे आपको देखते हुए, कि इतना जल्दी कैसे आपने सोच लिया कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, फिर आपने अपनी पूरी पढ़ाई को ह्यूमैनिटीज की तरफ लेके आ गए, और फिर आपको अच्छा कॉलेज भी मिला। तो इतने अर्ली आपने कैसे इन चीजों को सोचा? क्या फैक्टर्स रहे जो कंट्रीब्यूट करते रहे? सर इसका जो लाइक श्रेय है वो मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी मॉम को और अपने स्कूल को देना चाहूंगी। हमारे स्कूल में लाइक हर साल बहुत सारे ऐसे सिविल सर्विस कॉन्क्लेव हो गया या करियर्स डे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें मेरी जो एक कॉन्वर्सेशन हुई ऐसे बहुत से लोगों से जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं। तो नेचुरली जब स्कूल में सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, तो हमें बिठाया जाता है एंड वी आर टोल्ड टू बी अटेंटिव। सो वो एक उनकी सुनने के बाद उनको कि सिविल सर्विस का प्रोफाइल क्या होता है, इसमें आपका जॉब क्या होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं चीजों को लेकर। तो वो एक सुनने के बाद मेरा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट आया, मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए। तो इसी से सर मेरा इंटरेस्ट आया, फिर मैंने और रिसर्च किया, एंड एज आई सेड माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। मैंने अपनी मम्मी से बात की, उन्होंने मुझे इसकी तरफ मोटिवेट किया। और एक चीज आई वुड से आई एम वेरी लकी दैट आई वाज नेवर प्रेशराइज्ड कि मैं साइंस स्ट्रीम ही लूं और I should go for these traditional career options of engineering and medicine. So all these factors contributed towards me going for this गेटिंग option इनटू ह्यूमैनिटीज एंड फर्दर। and further. अभी जबकि आप मिरांडा हाउस के लिए सेलेक्ट हो चुके हो, इकोनॉमिक्स आपका क्या-क्या सब्जेक्ट आपने डोमेन सब्जेक्ट के रूप में लिए थे सीयूईटी में? सर सीयूईटी में मेरे वही सब्जेक्ट्स थे जिनसे मैंने अपना क्लास 12th क्लियर किया। लाइक आई सेड इट वाज ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड ऑब्वियसली सर इंग्लिश में जनरल टेस्ट इंग्लिश होता ही है, एंड जनरल टेस्ट आई हैड अपीयर्ड फॉर। ऑफ कोर्स। यस। अब बात करते हैं कि सीवीईटी चूंकि एक ऐसा एग्जाम बन के उभरा है विगत 2 सालों में, जिसमें आपको काफी सारे अपॉर्चुनिटीज एक साथ ओपन होते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। पर्सनली लेवल पर अगर कहूँ तो कई बार बातचीत करते हुए लगता है कि अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग भी दे रहे हैं और इसके अलावा लॉन्ग टर्म करियर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीवीईटी भी आपको साथ लेना चाहिए। रीजन में कि अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा जो भी करियर ऑप्शंस हैं, बेहतर यूनिवर्सिटीज जो कि चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर बीएचयू हो या इस तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, एमयू का नाम लेना चाहूँ या जेएनयू की बात करूँ, जेएनयू में भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। इसमें मिरांडा हाउस में जाने के पीछे
कहीं ना कहीं आपके सिविल सर्विसेज ड्रीम्स का एक फैक्टर है जो मुझे अब तक बातचीत से लगा है। आपको क्यों लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज, चाहे वो मिरांडा हाउस हो या अदर कॉलेजेस भी हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन आपकी समझ में अब तक है जो सिविल सर्विसेज के लिए बेहतर होता है? क्या कंट्रीब्यूट करते हैं जो आपको अभी तक समझा है? बिकॉज ऑफ कोर्स हम बात करेंगे कई सारे अपने इंटरव्यू में, मैं सिविल सर्वेंट से भी बात करता हूं जो इस तरह के यूनिवर्सिटीज के पास आउट हैं और एग्जिस्टिंग यूपीएससी वगैरह करके कहीं किसी अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। आपको क्या पता है मिरांडा हाउस या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एक सिविल सर्वेंट बनने की राह में? ये एक क्या इकोसिस्टम या कहें कि आपको पूरा का पूरा एक तंत्र देते हैं जो मदद करते हैं? क्या समझ है आपकी? सर मैंने अभी तक पर्सनली जितने भी सिविल सर्वेंट से इंटरेक्ट किया है, जितने भी सेशंस अटेंड किए हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स की पर्सनालिटी होती है, इट्स एन ऑल राउंड पर्सनालिटी। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट वेरी वेल, दे नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, एट द सेम टाइम नॉलेजेबल होते हैं। वो तो ऑब्वियसली एक फैक्टर होता है, इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करके कोई आता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरे जो कुछ सीनियर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने उनसे भी बात की, तो मुझे अभी तक जो समझ में आया है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का माहौल देता है। एट द सेम टाइम, क्योंकि एक कंपटीशन बीट करके कंट्री का लाइक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स आर देयर। सो एट द सेम टाइम एक जो कंपटीशन का हमारे अंदर लेवल होता है वो इनहेंस होता है। हम और ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं अपने पीयर्स को देख के कि हाँ वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा टारगेट कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। सो सर मुझे लगता है कि वही एक ऑलराउंड जो एक ग्रूमिंग का माहौल है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी देता है, और इतने अच्छे बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ाई करना। And at the same time, sir, Delhi is the hub for civil services. I mean, there are so many good coaching institutes which give you the best of the trainings, the best of the guidance to crack this exam in the efficient manner. So मुझे लगता है सर ये सारे फैक्टर्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को मीडियम बनाते हैं कि इतने सारे बच्चे हर साल लार्ज स्केल पे ये एग्जाम क्लियर करते हैं। पलक, क्या सीवीईटी के लिए इसके अलावा ऑप्शनल कैरियर भी आपने रखे हैं अपने लिए? लेट्स से कंसीडरिंग अ पॉइंट जहां पर आपका सीवीटी का स्कोर बेहतर नहीं आता और दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी इस तरह के यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलते, तो क्या आपका सिविल सर्विसेज ड्रीम अफेक्टेड होता या आपके प्लान भी कुछ थे? सर मेरा जो ड्रीम है सिविल सर्विस का, मुझे नहीं लगता कि वो इतना इफेक्ट होता इस बात से कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं एंड क्या, कहाँ से आप क्या गाइडेंस ले रहे हैं। ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाके मुझे एक बेटर माहौल, एक सब कुछ एक बेटर स्केल पे मिलेगा, सो वो शायद मुझे ज्यादा हेल्प करे। बट एट द सेम टाइम अगर मैं अपने बैकअप प्लान्स की बात करूँ, तो I had appeared for the Lucknow University entrance test which I got through. At the same time आपका सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट SCT होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, और आपका NMIMS है। ये जो बहुत अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, इनके एंट्रेंस के लिए भी अपियर करना इज अ गुड ऑप्शन, so that in case you don't land up into Delhi University, so you have these colleges and these options as your backup. नरसिम मुंजे की बात कर लें तो नरसिम मुंजे भी अब तो सीवीटी का ये स्कोर 50% वेटेज के साथ कंसीडर करने लगा है, तो इवन नरसिम मुंजे भी इसमें आ ही जाता है कहीं ना कहीं। यस। इस पूरे जर्नी को हम 2-3 पार्ट में रखेंगे। पहली पार्ट हम बात करते हैं आपके जर्नी की, फिर हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उस पर क्या आपकी सलाह होगी जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और तीसरे लेवल पर हम बात करेंगे कि फिर कोचिंग या गाइडेंस का क्या कंट्रीब्यूशन होता है इस तरह के एग्जाम को क्रैक करने में। तो पर्सनल लेवल पर अगर हम बातों को कंक्लूड करें तो ये था कि आपने स्कूल्स में या फिर अपने सराउंडिंग्स में देखा कि सिविल सर्वेंट्स का लार्जर मास को लेकर के एक जो कंट्रीब्यूट करने का, रिसोर्स रिच होने का अवसर है वो सिविल सर्विसेज के साथ है। तो दैट वाज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स और मोटिवेटिंग फोर्स व्हिच गाइडेड यू। नाउ कमिंग टू सेकंड एस्पेक्ट ऑफ आवर टॉक, जहां पर मैं बात करूं कि सीवीईटी की तैयारी को लेकर के जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स आपके थे, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और कॉमन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, दोनों पर भी बात करेंगे। तो पहले जीटी और इंग्लिश को लेते हैं। इंग्लिश के लिए आपने क्या किया और फिर जीटी की बात करते हैं। इंग्लिश के लिए क्या किया आपने?
सर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और आपके हमारा जो, अगर हम पेपर का पैटर्न देखें, मैंने सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आए हैं, क्या पैटर्न है, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो उसमें आपका वोकैबुलरी आ जाता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजेस वगैरह। फिर ग्रामेटिकल पोर्शन काफी आता है, जो आपके एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, प्रोनाउंस एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मेरे क्लास 12th ओवर होने के बाद ही मैंने 1 मंथ का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था इन IMS हजरतगंज फ्रॉम लखनऊ। तो वहां पे जाके हमारे सारे, ऑल्दो वी आर अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स टिल क्लास 12th, वी आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम थ्रू आउट पढ़ते आ रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है जब हमें कंपटीशन की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एक क्रैश कोर्स में आके फिर रेगुलरली क्लासेस होती थी, वर्बल एबिलिटी की, देवव्रती मैम थी जो क्लासेस लेती थी। तो उससे कॉन्सेप्ट सारे ब्रश अप हो गए। पैसेजेस को कैसे अप्रोच करना है, MCQs, क्योंकि इतनी हैबिट नहीं होती है स्कूल में MCQs करने की, जो हमारा एकेडमिक करिकुलम है उसमें हम ज्यादा एक्सप्रेसिव आंसर्स लिखते हैं। तो CUET में जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको किस तरह अप्रोच करना है, इन सब में मुझे बहुत हेल्प मिली। और साथ ही सर आई वुड से मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन टाइम लिमिट में आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इंग्लिश के लिए इतना ही किया, अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप किया, बुकलेट्स जो मिली थी उन्हें प्रैक्टिस किया और मॉक्स लगाए। ऑलराइट, फिर जीटी के लिए क्या किया आपने? सर GT आई वुड से ऐसा पोर्शन हो जाता है जो थोड़ा सा करना पड़ता है लाइक बैठ के, बिकॉज हम हमेशा नहीं कर रहे होते हैं। तो GT के लिए भी सर सेम ही था कि मैंने कोचिंग ज्वाइन किया वहाँ पे। प्रमोद सर थे, वो क्वांटिटेटिव टेक्निक का क्लास वो लेते थे। लॉजिकल रीजनिंग वाज टॉट बाय अमित सर एंड देवव्रती मैम वाज देयर फॉर वर्बल एबिलिटी। सो जनरल टेस्ट का यही है कि आपके टॉपिक्स हम चेक कर लें कि क्या क्या आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक, GK एंड करंट अफेयर्स भी आता है। सौरभ सर थे जिन्होंने गाइड किया इसमें हमें। तो सर मैंने उसके लिए यही किया, क्लासेस अटेंड की कंसिस्टेंटली, रोज एक एक दो दो घंटा जो जो आप क्लास में मैंने पढ़ा उसको रिवाइज करना, क्वेश्चंस लगाना बुकलेट से, और मॉक्स प्रैक्टिस करना। सर इतना ही किया। okay. तो ऑफ कोर्स डोमेन सब्जेक्ट सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन आपके डोमेन सब्जेक्ट्स जो रहे वो उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होंगे जिनका सिमिलर डोमेन सब्जेक्ट होगा। तो एक एक डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के बात करते हैं। आपके यस डोमेन सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी हुआ करता था, ज्योग्राफी था। यस सर। ज्योग्राफी की तैयारी के लिए क्या किया आपने? सर सबसे पहले तो डोमेन सब्जेक्ट्स की क्योंकि हमने बात शुरू की है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब मैं CUET का मुझे पता चला कि मुझे इसकी प्रेपरेशन करनी है, तो एक बहुत बड़ा डिलेमा क्लास 12th में ये होता है कि हम बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस दें या हम CUET की प्रेपरेशन करें। तो ये एक कॉमन डिलेमा रहता है जो हमें भी था। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो हमारे जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जो उनका सिलेबस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेबस पे फोकस करें। तो उनका जो सिलेबस है वो पूरा ऑलमोस्ट वही है जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो अगर 12th में थ्रू आउट किसी ने अच्छे से पढ़ा है, जैसे मैंने भी लाइक क्लास 12th में अच्छे से फोकस किया था इसीलिए, तो डोमेन सब्जेक्ट्स एंड तक बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो उसके बाद जो एक जरूरत होती है वो रिविजन की ज्यादा होती है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज्यादा होती है। साथ में मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो इकोनॉमिक्स में जो आपका बोर्ड्स का सिलेबस है और जो CUET का सिलेबस है वो थोड़ा डिफर करता है। बोर्ड्स हाँ, के सिलेबस और CUET का वो थोड़ा डिफर करता है। तो जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं और उनको आप ऑब्वियसली रिवाइज करेंगे, उन पे क्वेश्चंस करेंगे, बट कुछ टॉपिक शायद ऐसे भी होंगे जो आपने अपने बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़े होंगे। तो मुझे लगता है कि वहां पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस देना है कि हाँ ये टॉपिक्स हमें बिल्कुल ही नहीं आते हैं। तो सर मेरी स्ट्रैटेजी यही सिंपल थी कि मैंने थ्रू आउट अपने बोर्ड्स के लिए जो पढ़ा उसके बाद रिवाइज किया, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, एंड आफ्टर दैट सर MCQs लगाए, मॉक टेस्ट दिए। सो सर मेरी यही स्ट्रैटेजी थी ज्योग्राफी को लेकर। ओके। ऐसा कुछ लगता है जो आपके स्कोर अच्छे थे, आप थ्रू आउट ईयर कंसिस्टेंट थी अपनी पढ़ाई में, ऐसा कुछ लगता है जो गलतियां हो सकती हैं कुछ अच्छे ऐसे लड़कों से जिनके स्कोर्स बेहतर नहीं आएंगे? मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में इसलिए नहीं पूछ रहा कि अच्छे स्कोर आने के बाद ये पूछना कि आपने कहाँ गलती करी मैटर नहीं करेगा, बिकॉज अगर स्कोर अच्छा है तो फिर आपने कोई गलती नहीं करी ऐसा माना जाता है। तो यूजुअली आप ये देखो कि क्या गलतियां होती हैं नॉर्मल लेवल पर बच्चों से। तो उसके बीच में ही कुछ लाइक तैयारी करते करते भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि ये गलती हम कर रहे हैं और अब हमें नहीं करनी चाहिए।
तो मैं उन पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले एक चीज होती है कि हमारा बोर्ड एग्जाम हो गया तो हम थोड़ा रिलैक्स जोन में चले जाते हैं कि हाँ अब हो गया, ठीक है। तो वो एक चीज थी कि थोड़ा कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग में नहीं आ पा रही थी कि हाँ रोज पढ़ना ही है बैठ के। तो आई वुड से एक थोड़ा सा शेड्यूल अपना हमें टाइट बनाना चाहिए, जितना भी हमारे पास टाइम है। जैसे मेरे पास भी 1-1.5 महीने का टाइम था, उसमें अच्छे से रिविजन करना है, एमसीक्यूज भी लगाने हैं, जीटी पे भी फोकस करना है, फिर क्लासेस भी कर रहे हैं। मान लो मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, तो एक शेड्यूल बनाना इंपॉर्टेंट है कि आज ये टॉपिक हमें करना है, इसके इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज कवर करना है। तो एक पहली बात होगी कि शेड्यूल बनाना इज इम्पोर्टेंट। दूसरी बात सर, आई फील जो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है अपने अगल बगल कि बहुत लोग होते हैं वो सिलेबस पे इतना फोकस नहीं करते हैं। दे जस्ट ओके। थिंक कि हाँ ठीक है हमने डोमेन इतना पढ़ लिया है, अब हम एमसीक्यूज लगा लेंगे। सिलेबस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कि जैसा मैंने अभी पहले इकोनॉमिक्स में मेंशन किया था कि जो सिलेबस सीयूईटी का है और जो बोर्ड्स का है वो थोड़ा डिफर करता है। तो एक बार हम जब जहाँ भी स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे सिलेबस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम बार बार चेक करते रहें कि हमारा जो ये टॉपिक है ये अब हो गया है, ये टॉपिक है जो हमें बिल्कुल नहीं आता है, हमें कवर करने की जरूरत है, ये टॉपिक है जो हमारा वीक है, इसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो सर सेकंड पॉइंट वुड बी कि सिलेबस पे एम्फोसिस होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, सो जब सर मैंने अपनी प्रेपरेशन के दौरान ही सीखा कि कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में मान लीजिए हम कुछ एमसीक्यूज लगा रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत इजी लगते हैं, हमने ये पहला क्वेश्चन ही पढ़ा और पहला ही ऑप्शन देख लिया और वो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने टिक कर लिया कि अरे ये तो हमें आता है। तो वो एक एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ जाता है हमारा थोड़ा इजी क्वेश्चंस को देख के। तो मुझे लगता है कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते वक्त हमें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि वो चारों ऑप्शंस को हम अच्छे से देख लें कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, और उसके बाद ही अपना हम आंसर करें। क्योंकि ये मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था कि मैंने जब एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट किया तो मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन देखा और वो मुझे लगा कि हाँ सही है तो क्लिक कर दिया, बाकी 3 ऑप्शंस पे इतना फोकस ही नहीं किया कि बाकी के 3 ऑप्शंस और हैं क्या। तो सर ये मुझे लगता है कि गलती हो सकती है, बाकी तो सर। आपका रॉ स्कोर क्या था पलक? यस सर। आपका रॉ स्कोर क्या था? सर मेरा रॉस को 782 था। 782 था। नॉर्मलाइज होके कितना 760 आया? सर 760, यस सर। सो कोचिंग की भूमिका आप कितनी देखते हो सीयूईटी को लेके? सर कोचिंग की भूमिका मॉक्स के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हम साल भर पढ़ तो रहे होते हैं, बट बोर्ड एग्जाम की अप्रोच और सीयूईटी की अप्रोच स्लाइटली डिफर इसी उसमें करती है कि बोर्ड एग्जाम के लिए हम सब्जेक्टिवली पढ़ रहे होते हैं, हम और आंसर्स में बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। बट सीयूईटी में एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच हमें चाहिए होती है। तो इस केस में अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको मॉक्स मिल जाते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे मैंने भी आईएमएस में एनरोल किया था, तो मुझे जो पोर्टल मिला था उसके मॉक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। एट द सेम टाइम सर जनरल टेस्ट और इंग्लिश, इनके लिए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जैसे मैंने भी मेंशन किया कि मैंने रोज रेगुलर बेसिस पे क्लासेस की, इंग्लिश के मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ब्रश अप किए, और जनरल टेस्ट का मैंने पूरा 1 महीना कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन की। तो सर मॉक्स भी और साथ में जो कॉन्सेप्ट्स आपको ब्रश अप करने हैं अपने, उसके लिए कोचिंग का रोल है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट आल्सो। आपने आईएमएस को ही क्यों चुना? एक बड़ा इंट्यूटिव क्वेश्चन है, बिकॉज जब भी हम कोचिंग सेलेक्ट करते हैं, it's an art to an extent, a skill as well. For me, selecting a coaching institute itself is a dilemma for the students. यस आप इससे कैसे बाहर आए और आईएमएस को ही आपने क्यों चुना? यस सर, आई अंडरस्टैंड सीयूईटी के आने के बाद लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, मतलब मोस्टली ऑल ऑफ देम दे ऑफर फॉर सीयूईटी एंड एवरीथिंग। सो एक डिलेमा कहीं ना कहीं हो ही जाता है कि हम कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं। तो सर मेरे कुछ सीनियर्स थे who were already who are in to Delhi यूनिवर्सिटी प्रीवियस है, कि मैंने उनसे बात की कि कौन से कोचिंग का क्या है, तो उन्होंने आईएमएस का भी नाम लिया और भी इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया। फिर सर आई वुड से कि मैंने जाके देखा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि मॉक्स आपने सारे इंस्टीट्यूट पर्सनली विजिट किए? यस सर, एक बार मैंने क्लैट पॉसिबल भी विजिट किया था। तो सो हम सर लोग ये इसको ऐसे समझें कि जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट का हम कोई भी रिकमेंडेशन मिले या ऐसे अपने लेवल पर जानकारी मिले, तो बेहतर होता है कि आप जाकर के एक बार विजिट कीजिए, वहाँ के सर फैकल्टी ऑफ से मिलिए, कोर्स, अपने डिसीजन तक पहुंचे, है ना? यस सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साथ में आपकी डेमो क्लासेस भी रहती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हमें 4-5 दिन की जितनी भी डेमो क्लासेस हमें फ्री ऑफर होती हैं, हमें उन्हें अटेंड कर लेना चाहिए। हमें एक बार समझ लेना चाहिए कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है हम उससे समझ पा रहे हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं। एट द सेम टाइम जो स्टडी मटेरियल हमें मिल रहा है
उससे हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं, और क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिल रही है, मॉक्स प्रॉपर मिल रहे हैं, उनकी पीरियोडिसिटी कितनी है, मॉक्स की कितने कितने दिन पे हमें मॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो सर मुझे लगता है कि पर्सनली विजिट करके एक बार इन्वायरमेंट देख के एंड एट द सेम टाइम डेमो क्लासेस अटेंड करके तब हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें इस इंस्टीट्यूट में हाँ हमें करना है अपना कोचिंग का। मतलब एक बड़ा हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, और एग्जैक्टली 12th के लेवल पर तो कंसिस्टेंट होना बड़ा टफ होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो आपको पुल करते हैं अपनी तरफ, है ना। सोशल मीडिया की बात कर लें या फिर फ्रेंड्स के साथ आउटिंग की बात कर लें, आपने अपने आप को इन चीजों से कैसे बचाए रखा? सर टू बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज कर रही थी, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11। अब जाके लाइक अपना सीयूटी के बाद मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि हाँ सोशल मीडिया पे भी क्या है। सोशल मीडिया भी सर मुझे लगता है एक ऐसा कंपोनेंट है हमारी लाइफ का आज, जो कि टोटली अवॉइड नहीं किया जा सकता है, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, वो भी थोड़े टाइम के लिए जब तक आप किसी प्रेपरेशन में इन्वॉल्व हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे थी और वो भी व्हाट्सएप यूज करते ही हैं, बिकॉज सो मेनी थिंग्स, कोचिंग का शेड्यूल आ रहा है या किसी से कुछ पूछना है या क्या है। तो पलक, मुझे जो लगता है कि यहाँ पर हम लोग अपने को अगर बिल्कुल फोकस करके बात करें इन अ वे कि व्हाट्सएप तो सोशल मीडिया है भी नहीं, ये तो इंस्टेंट मैसेजिंग टूल है। सोशल जब आप मीडिया है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया तो व्हाट्सएप नहीं है, बिकॉज इवन इफ यू फॉर्म अ ग्रुप तो वहां पर तो आप ऑब्जेक्टिवली एक ग्रुप बनाते हो यस, जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से बनता है, और उसी ऑब्जेक्टिव से जुड़े लोगों को हम उस ग्रुप में रखते हैं। तो व्हाट्सएप इज नो मोर अ सोशल मीडिया, तो आप सोशल मीडिया पर नहीं थे ऐसा मैं मान लूं? कह सकते हैं सर, मैं सोशल मीडिया पे नहीं कह सकते हैं सर। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मतलब मुझे भी सोशल मीडिया लाइक जब आप मुझे एक सोशल मीडिया थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है टू बी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट अच्छा। फॉर सम प्लेटफॉर्म्स जैसे आपका लिंक्डइन हो गया, दैट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बिल्ड सोशल नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग। बट एट द सेम टाइम इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते रहना वो सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट करता है। सो नहीं, फॉर उसमें दैट ऐसे देखते हैं पलक कि लेट्स से कि कई लोग इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हैं, या इवन आपने अगर देखा होगा तो कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अभी लास्ट ईयर सीवीटी के पास आउट के बच्चे हैं, वो भी अपना चैनल बना करके और बाकी तो बड़ा सेलेक्टिव अगर आप यूज करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ परेशानी होनी चाहिए। आपने सही कहा कि रेस्ट्रिक्शंस की बात ही ले दे के आती है। तो मैं देख रहा हूँ पलक काफी यंग एज में काफी समझदार हो जैसी बातें कर रही हैं। पलक, ये सोचो कि सिविल सर्विसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जो आपका ड्रीम है इस तरफ तो आप बढ़ रहे हो। ऑफ कोर्स ये बड़ा एक ऐसा स्टेप है जिसको हम टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ कहते हैं, बिकॉज ग्रेजुएशन स्टडीज किस इंस्टीट्यूशन से होती है ये बड़ा मायने रखता है इन अ वे, क्योंकि आप किन लोगों के ग्रुप में होते हो। दैट इकोसिस्टम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लें या सीयूटी में जितने भी यूनिवर्सिटीज आते हैं वहां पर, और ऑफ कोर्स सिविल सर्विसेज, मैं कल ही देख रहा था एक डेटा के 0.37% of IIT IIM graduates are civil servant. Again, if I say the engineers from premier institute called IIT, around 0.2-0.1% people of the entire civil servants are IIT graduates. So कहीं ना कहीं जाकर के इस तरफ ड्रीम जाता है। अगेन लेक्चररशिप वुड बी द वन एस्पेक्ट, बट अर्ली एज में आपने सिविल सर्विसेज सोचा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी यही आप कैरी करोगे। सिविल सर्विसेज की जो बातें हैं वो तो ग्रेजुएशन के बाद ऑफ कोर्स आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या तैयारी होनी है कैसे होनी है, ऑफ कोर्स दैट विल बी टोल्ड टू यू, and you are in the best of the place to be for civil services exclusively with the aspiration of being a civil servant in future. Coming to that aspect कि आपका IMS के साथ जो एक रिश्ता बना या आपके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी रहे और फैमिली के फैक्टर्स रहे, फैमिली फ्रेंड्स के फैक्टर्स रहे, इन सारे फ्रेंड सब्जेक्ट फैक्टर्स ने एक साथ कंट्रीब्यूट किया और कहीं ना कहीं आप अपने गोल ओरिएंटेशन में लार्जली सक्सेसफुल दिख रहे हो मुझे, है ना। अब चूंकि बात हम उन लोगों की कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉक यही है कि हम अपनी बातें भी करें और साथ में उन लोगों को भी शामिल करें जो इस बात से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं।
एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे आपने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी आपने देखा, एनएम को भी देखा, नरसिम्हा मुंजे जो दिल्ली में है उसको भी देखा, सिम्बोसिस को भी आपने ट्राई किया, प्लान बी भी अपने लिए आपने प्रिपेयर किया और रखा है। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि सिविल सर्विसेज में सीयूईटी क्या एक गेटवे की तरह नहीं है? यस कह सकते हैं, बिकॉज हमारी जितनी भी मेजर अभी जैसे काफी कितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे सीयूईटी के अंडर आ गई हैं। तो स्कूल के बाद मतलब मेरा ड्रीम है कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं, बट उसकी एक बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि आई शुड बी अ ग्रेजुएट। तो स्कूल के बाद अभी जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जो हमारा पीयर ग्रुप है, वो भी एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है कि आप कितना अपनी गोल की तरफ मोटिवेटेड हैं। सो क्लास 12th के बाद ये जाहिर सी बात है कि एक बच्चा बेस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट्स में जाना चाहेगा। तो यस सर, आई वुड अग्री कि सीयूईटी एक गेटवे है कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में लैंड अप करें, एंड उसके बाद ही ऑब्वियसली हम प्रिपेयर करेंगे इस सर्विस के लिए। सो यस अगर सर। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट हु इज इन क्लास 12th and in the month of August 2023 and I would love to get into one of the best university of India through CVET, तो अभी से मेरा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए 24 CVET को लेकर के? सर अभी से एक्शन प्लान यही होना चाहिए कि जो हम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या ये एक बेहतर स्थिति नहीं होगी कि 12th के साथ सीवीईटी को भी अगर हम कहीं ना कहीं अगर कोचिंग के थ्रू तैयारी करनी है तो अभी से ही हम स्टार्ट ले लें, सो दैट सब्जेक्टिव आंसर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आंसर की भी हमारी प्रैक्टिस अभी से होती रहे और 11th आवर में हमारे ऊपर एकदम से बोझ सा ना आ जाए? यस सर, आई वुड अग्री टू दैट, क्योंकि 12th के बाद जब मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, तो जैसा कि मैंने कहा कि डोमेन्स भी पढ़ने थे, फिर कोचिंग भी जाना था इंग्लिश एंड जीटी के लिए। सो ये एक अच्छा स्टेप रहेगा अगर एक क्लास 12th में जो बच्चा अभी है वो अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाएगा। तो यू आर वेरी राइट सर कि एट द 11th आवर इतना बर्डन नहीं लगेगा। साथ ही साथ अभी से हम थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे तो वो एक कंसिस्टेंसी हमारी मेंटेन रहेगी, तो हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम के टाइम कि हाँ हमने अपना इतना कर लिया है, एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि हाँ जो भी आता है वो वुड बी एबल टू आंसर, क्योंकि हम इतने लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं। आपने एनसीईआरटी किताबों की मदद ली डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए? यस सर, सोनली एनसीईआरटी, बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था, एंड मैंने सिलेबस भी चेक किया था एनटीए की वेबसाइट पे सीयूईटी का। तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के यही पता चलता है कि बिल्कुल एक एक लाइन से बिल्कुल इन बिटवीन द लाइंस यू हैव टू रीड, मतलब नॉट जस्ट कि आपको टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू है सो यू आर ओके विद इट, नो, यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। एंड एट द सेम टाइम सर, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है सीयू आपकी एनसीईआरटीज में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर एनसीईआरटीज आर द सोर्स फॉर इट। बिल्कुल सही। सो एनसीईआरटी जो हम देख रहे हैं उनके लिए, जैसा पलक बता रही हैं कि एनसीईआरटी को एकदम थॉरोली पढ़ना इज वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ योर सक्सेस, बिकॉज एमसीक्यू एग्जाम में इवन डोमेन्स की बात करें तो डोमेन्स में आपको जो भी चैप्टर आप देख रहे हो, पहली चीज जो पलक से बातचीत करके जो आपके लिए बताया उन्होंने कि आप सिलेबस डिफरेंस सीबीएसई 12th के बोर्ड में और सीबीएसई के सिलेबस में है, तो सिलेबस डिफरेंस में जो चीजें एडेड हैं या सब्सट्रैक्टेड हैं उनको आप ध्यान से देखते हुए और तब अपनी तैयारी में उन चैप्टर्स को शामिल कर लें। एनसीईआरटी की किताबों को थॉरोली देखें, उन्होंने इन बिटवीन द लाइंस फ्रेज यूज किया, इन बिटवीन द लाइंस का मतलब भी आप समझते हैं, होता है कि छिपे हुए मीनिंग को भी फाइंड आउट करना, दैट इज इन बिटवीन द लाइंस। बेसिकली पलक ये कहना चाहती हैं कि कोई भी लाइन आप ये सोच के कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़े ना। पलक शायद ये कहना चाह रही हैं। यस, पूरी बात हाँ पलक। इंटरप्टिंग इन बिटवीन सर, मैं ज्योग्राफी का जैसे एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे। मतलब एनसीईआरटी की जो क्लास 12 की ज्योग्राफी की जो दो बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है नेचर में। उनमें आप एक एक पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और जैसा कि हमें पता है कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल आप एक एक लाइन और एक एक जो इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई है बुक में उसमें आप बहुत ज्यादा एम्फेसिस करें। सो इसमें सर एक कंसिस्टेंसी के साथ बुक को पढ़ना, एंड एट द सेम टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ रिविजन्स। I mean, I remember doing geography like 4 to 5 times. I had revised both the books. Oh. So that is very important in order to get all correct in the
main exam. So I just got one wrong in geography. So my score was 194 out of 200. So मुझे ऐसा लगता है कि like उस level तक जाने के लिए you have to do it multiple revisions and plus thorough reading of the book. Palak, it was very pleasant talking to you because the kind of maturity you are talking and the kind of a strategy, entire consistency you have maintained, I really appreciate and at the same time compliment you for your future, whatever endeavor you take in your future. Of course, Almighty should support you, Almighty bless you to get the success finally. Uh, with this much, I'll be thanking you. And with the information that I may call you again, or we may have a second round of discussion, we have a concept, or I am really, I appreciate a way when we call campus insider. Today, you are outside Kirodimal. Sorry, Miranda House. I'm sorry. Yes. Miranda House, right? Tomorrow you would be into Miranda House. Yes, sure. And once you get into the campus, being in the jungle and knowing the jungle and looking jungle outside the jungle, of course, it will create a difference. For that purpose, we have kept one concept, campus insider, where we call people or our students who have been to different universities, post 1 or 2 months when they spend there for their experience at the university, so that the outside student who are willing to get into that jungle or that place, that ecosystem, will get entire acquaintances with the system and processes going there. So I may call you again. See you in the next interaction. It was a pleasure. Yeah, it was a pleasure, sir, having such a good conversation, and at the same time helping so many people who must be in class 12 right now and listening to this webinar. So thank you so much, sir, for inviting me on this platform. It was more of an experience where I learned a lot from this conversation as well. And as you said, knowing the jungle and being into the jungle are two different things. So I agree with that. And I'm sure once I'm into the jungle and you call me again on this platform, I'll be very happy to come and share my insights. Thank you so much. Thank you so much.